अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मिड टर्म इलेक्शंस 2022 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आज हम जो बात कर रहे हैं, जो अभी हालिया दौर में जो है नवंबर 8 2022 को अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन क्या हुए हैं, मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन का इनाकाद कब होता है, कैसे होता है, और उसके साथ साथ जो है ये मिड टर्म इलेक्शन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी एक्सटर्नल और जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उस पर किस तरह असरानंदाज होते हैं। तो इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। बहुत जो है ज़बरदस्त टॉपिक है और करंट इश्यूज़ के साथ भी इसका तल्लुक़ है। इसकी इसी अहमियत के पेश नज़र जो है आज इस टॉपिक का जो है वो इंतखाब किया है। तो आइए साथ साथ जो है वो डिस्कशन भी होती चलेगी, आपके साथ बातें भी होती जाएंगी। तो आज हमारा टॉपिक है मिड टर्म इलेक्शंस 2022 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आज हमारा टॉपिक है मिड टर्म इलेक्शंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2022। डियर स्टूडेंट्स, अमेरिका के अंदर जो भी इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन जो हैं वो हुए हैं नवंबर 8 2022, जिनको मिड टर्म इलेक्शन का नाम दिया जाता है। ये इलेक्शन जो हैं, ये जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं हर 2 साल के बाद जो है वो होते हैं, या जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन के इनाकाद के 2 साल बाद जो है, ठीक 2 साल बाद जो है अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन का इनाकाद किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं, इनका इनाकाद क्या होता है और किस तरह ये अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर ये असरानंदाज होते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर ये किस तरह अंदाज होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन यूएसए। तो यहाँ जो है हम ये पहले बात करेंगे कि अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं वो कब होते हैं। तो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं वो हर 4 साल बाद जो है, जो लीप ईयर होता है, हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है उस साल नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आता है उस रोज़ अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनाकाद होता है। दोबारा सुन लीजिएगा, अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं, यानी आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। लेकिन आफ्टर एवरी 4 ईयर्स कौन से होंगे? जो लीप ईयर होगा। लीप ईयर वो होता है जो 4 के ऊपर जो है डिवाइड हो जाता है, पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे 2020 जो है वो लीप ईयर था, अब 2024 जो है वो लीप ईयर होगा, और अब नेक्स्ट जो अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे वो 2024 के अंदर होंगे। तो हर 4 साल बाद जो है अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनाकाद होता है, और उन इंतखाबात के अंदर जिनको जनरल इलेक्शन भी कहते हैं और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी उनको कहा जाता है, और उन इंतखाबात के अंदर जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका चुनाव भी किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। तो अमेरिकन सदर जो है वो 4 साल के लिए, और उसके साथ उसका जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको भी 4 साल के लिए मुंतखब किया जाता है। लेकिन ये जो इलेक्शन होता है ये जनरल इलेक्शन कहलाता है, और अमेरिका के अंदर जो है ये जनरल इलेक्शन जो हैं वो कब होते हैं? हर 4 साल बाद जो नवंबर है, नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आएगा। जैसा कि आप कैलेंडर ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2020 में जो है ये इलेक्शन जो थे वो कब हुए थे? नवंबर 2022 को। अब जो इलेक्शन हुआ है, जो मिड टर्म इलेक्शन होता है वो भी हर 2 साल के बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल आता है उस रोज़ जो है इलेक्शन होता है। अगर 1 तारीख को नवंबर का 1 जो है 1 नवंबर जो है वो मंगल को होगी तो फिर वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट सैटरडे जो फर्स्ट जो है वो मंडे आएगा, तो फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा उस रोज़ वहाँ पे इलेक्शन होंगे। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। दोबारा सुन लीजिएगा, अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो हर 4 साल बाद जो लीप ईयर होता है वहाँ होते हैं, और हर 4 साल बाद लीप ईयर में जो नवंबर है उसका जो फर्स्ट मंडे होगा, मंडे के बाद जो ट्यूसडे होगा, तो अगर जो नवंबर 1 को मंडे है तो
2 तारीख को जो है वहाँ पे अमेरिका में सदारती इलेक्शन होगा। तो इस तरह जो है हर 4 साल के बाद जो है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो है वो इनकाद जो है वो होता है। और जो सदर है उसकी भी टर्म जो है वो 4 साल है, और जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज़ आल्सो इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था वो 4 साल की मुद्दत के लिए होता है। उन दोनों की जो है मुद्दत 4 ईयर्स है। तो 4 ईयर्स के लिए जो है सदर को भी इलेक्ट किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को भी जो है वो इलेक्ट किया जाता है। सदर जब मुंतखब हो जाता है तो वो एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट और एज ए हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो संभाल लेता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है जब उसका इलेक्शन होता है तो वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब होने के बाद जो अमेरिकन सेनेट है उसके चेयरमैन के फ़रज़ सर अंजाम देता है। प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ़ द स्टेट एंड एज ए हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज देता है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब होने के बाद वो एज ए हेड ऑफ़ द सेनेट या चेयरमैन ऑफ़ द सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ़ द सेनेट जो है वो फ़रज़ सर अंजाम देगा। और वो नायब सदर भी होता है और वो सेनेट का सरबराह भी शुमार होता है। तो इस तरह जो है वो हर 4 साल के बाद सदर और नायब सदर जो हैं उनका इंतखाबात जो है वो कंडक्ट जो है वो किया जाता है। अमेरिका की तारीख़ के अंदर जो है अमेरिका, ये जो मौजूदा अमेरिका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसका जो आगाज़ है वो 1789 से हुआ है और आज जो है ये 2022 चल रहा है। तो अमेरिकन जो इलेक्शन हैं ये कब होते हैं? आफ्टर 4 ईयर्स, जो 4 साल के बाद इलेक्शन होंगे और 4 साल के बाद जो लीप ईयर आता है उसमें इलेक्शन होंगे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका के अंदर शुरू से लेकर आज तक कमोबेश 225-30 साल का अरसा जो है वो अमेरिका के अंदर सदारती इंतखाबात का सिलसिला जो जारी है उसको हो चुके हैं। तो आज तक जो है अमेरिका के अंदर ये जो इलेक्शन शेड्यूल है इसमें कभी तब्दीली वाक़या नहीं हुई, ना कोई हालात मौसमों की तब्दीली से इलेक्शन मुतासर हुआ है, ना ही जो है वो इवन कि अमेरिका जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है वहाँ पे अमेरिका ने जो है सदारती इंतखाबात का इनेकाद किया। तो इस उसूल के ऊपर जो है वो इतनी सख्ती के साथ कारबंद हैं कि जैसे भी हालात हों, जैसे भी माहौल हो, जो भी सूरत हाल हो, अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन है, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है वो अपने टाइम के मुताबिक, अपने शेड्यूल के मुताबिक और अपनी रूटीन के मुताबिक जो है वो कंडक्ट होते हैं। कभी भी उसमें जो है वो तब्दीली जो है वो वाक़या नहीं हुई। तो ये अमेरिका का जो मजबूत और मुस्तहकम पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी बुनियाद जो इस बात के ऊपर रखी गई है कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दी है अमेरिकन जो करता धरता हैं वो उस असूल के ऊपर सख्ती के साथ जो है वो कार फरमा हैं और कभी भी जो है उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को सिस्टम के ऊपर गालिब करने की कोशिश जो है वो नहीं की। तो शेड्यूल के मुताबिक जो है इलेक्शन होते हैं और कभी भी उनके अंदर जो है रद्द बदल जो है वो नहीं किया गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं इलेक्शन ऑफ सेनेट्स। तो हर 4 साल के बाद जो जनरल इलेक्शन होता है उसमें नंबर 1 क्या है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होगा। तो तीसरे नंबर पे जो है जो सेनेट है, अमेरिकन जो सेनेट है जो कि अमेरिकन कांग्रेस का अपर हाउस है और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 100 और हर रियासत से जो है 2 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होते हैं और चूँकि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं तो इस तरह टोटल तादाद जो है ये 100 बन जाती है। तो अमेरिकन सेनेट जो है वो टोटल 100 सीट्स के ऊपर मुश्तमिल है। हर रियासत से 2 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। किसी रियासत जो है आबादी कम है या ज़्यादा है या उसका रकबा कम है या रकबा ज़्यादा है तो इक्वालिटी की बुनियाद के ऊपर जो है मुसावी बुनियादों के ऊपर जो है तमाम रियासतों को सेनेट के अंदर इक्वल जो है वो नुमाइंदगी जो है वो दी जाती है। तो हर रियासत की अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है 2 नशिस्तें हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात ये है कि हर 2 साल के बाद जो है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स तो सेनेट के जो 1/3 मेंबर हैं, 1/3 जो मेंबर्स हैं उनका इंतखाब जो है वो अमल में आता है। जैसा कि अभी नवंबर 2022 के अंदर जो है अमेरिका के अंदर जो है सेनेट के 35 मेंबर्स का जो है चुनाव किया गया है। तो क्या होता है हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं
और उसी साल जो है 1/3 नए मेंबर जो हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। तो अभी सेनेट जो है, जो हालिया सेनेट है, उसमें 35 मेंबर्स जो हैं उनका दोबारा जो है वो चुनाव किया गया है। इस तरह हर 2 साल के बाद वो मेंबर जिनकी 6 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है, दोबारा इसको मैं आपको मज़ीद थोड़ी सी तफसील इसमें बताना चाहता हूँ। सेनेट जो है एक परमानेंट अदारा है। सेनेट क्या है? एक परमानेंट अदारा है और इसके जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। द मेंबर्स ऑफ द सेनेट आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी मुद्दत है 6 साल, लेकिन सेनेट एज ए इंस्टीट्यूशन जो है डेट इज़ परमानेंट। सेनेट परमानेंट है, उसके मेंबर्स जो हैं वो दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। अब होता क्या है कि ये जो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 100। इन 100 में से जो 1/3 मेंबर्स हैं वो, जब इनमें से वो मेंबर्स जिनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो 1/3 मेंबर जो है वो दोबारा मुंतखब हो जाते हैं। तो सेनेट के टोटल मेंबर्स में से हर 2 साल के बाद वो 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं जिनकी मुद्दत पूरी हो जाती है। जैसे कि 2022 के अंदर जो है जो लोग रिटायर हुए, इनका जो इंतखाब है, इनका इंतखाब कब किया गया? 6 साल पहले, यानी 2016 के अंदर जो है, 2016 के अंदर इनका 216 के अंदर जो है वो इंतखाब किया गया था। अब ये 2016 में मुंतखब हुए थे। अब 2016 से लेकर 2022 तक इनकी जो मुद्दत है वो 6 साल पूरी होगी तो वो रिटायर हो गए। अब जो 2022 के अंदर जो 35 लोग मुंतखब हुए हैं, अब ये 35 लोग क्या हैं? इनकी मुद्दत कब पूरी होगी? 2028 में। तो ये 2028 में रिटायर हो जाएंगे। जो 2020 में मुंतखब हुए हैं वो 2026 में रिटायर हो जाएंगे और जो 2022 में मुंतखब होंगे वो 2028 में जो है वो रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ये सर्कल जो है ये चलता रहता है। तो सेनेट जो है, दोबारा इसको देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस जो है। सेनेट जो है वो एक परमानेंट अदारा है और इसके जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स और हर 2 साल के बाद जो है आफ्टर एवरी 2 ईयर्स इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उसी साल जो है 1/3 नए मेंबर जो हैं वो मुंतखब कर लिए जाते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि सेनेट के मेंबर जो हैं उनके ऊपर ऐसा जैसी कोई पाबंदी नहीं है कि वो दूसरी बार तीसरी बार मुंतखब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एक सेनेटर जो है जब तक उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी का एतमाद हासिल रहता है और जब तक आवाम के अंदर उसकी जो मकबूलियत है वो कायम रहती है, वो जब तक चाहे वो सेनेट के इंतखाबात में जो है वो हिस्सा ले सकता है। तो इस तरह जो है वो उसके ऊपर ये पाबंदी नहीं है। जिस तरह अमेरिकन सेनेट जो है वो 2 बार से ज़ायद मुद्दत के लिए जो है वो ओहदा सदारत के ऊपर फैज़ नहीं हो सकता। लेकिन सेनेटर जो हैं वो जब तक चाहें, अमेरिका के अंदर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं कि एक शख्स जो है वो 6 बार जो है या 7 बार जो है वो अमेरिकन सेनेट का जो है मेंबर बना, तो इससे ऊपर उसको कोई पाबंदी जो है वो इसके ऊपर ऐद नहीं होती। तो वो जब तक चाहे, जब तक उसकी पॉलिटिकल पार्टी चाहे, जब तक अवाम के अंदर उसकी गुडबुक है, तो वो बार बार इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है और बार बार जीतता रहता है। तो इस तरह जो है अमेरिकन सेनेट जो है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे अरकान हैं जो कई कई साल जो हैं, अभी हम एक बात का डिस्कस करेंगे कि एक शख्स जो है, ऐसी एग्जांपल भी है जो 50 साल तक अमेरिकन सेनेट का जो है वो मेंबर रखा। वर्जीनिया रियासत के साथ उसका तल्लुक़ था और वो 50 साल जो है वो अमेरिकन सेनेट का मेंबर रहा। तो ऐसी अमेरिका के अंदर जो है 20 साल 30 साल, तो ये बहुत सारी एग्जांपल आपको मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इलेक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है डेट इज़ द लोअर चैम्बर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस। अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है डेट इज़ कॉल्ड कांग्रेस और अमेरिकन कांग्रेस जो है वो बाई कैमरल है। द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड सेनेट एंड द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं या उसको ईवान नुमाइंदगान भी कहा जाता है। उर्दू के अंदर उसको ईवान नुमाइंदगान और अमेरिकन सिस्टम के अंदर जो है वो बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। अब ये जो हाउस है, जो लोअर हाउस है, उसकी जो टोटल टर्म है वो है 2 ईयर्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड only for the term of
2 ईयर्स। तो सेनेट जो है वो एक परमानेंट है, जिसमें हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर होते हैं और इतने नए मुंतखब हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो टोटल मुद्दत है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो कितनी है? वो सिर्फ 2 साल है। तो हर 2 साल के बाद ईवान नुमाइंदगान के टोटल मेंबर जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी रुकनीत ख़त्म हो जाती है और 2 साल के बाद टोटल ईवान जो है उसका चुनाव दोबारा किया जाता है। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके टोटल मेंबर्स की तादाद है 435। तो ये जो 435 हैं, मसलन ये 2020 के अंदर मुंतखब हुए थे। अब 2022 के अंदर जो है इनकी जो है वो 2 साल की मुद्दत पूरी होगी। तो 2022 के अंदर जो है अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो कि लोअर चैम्बर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस है, उसके 435 अरकान का चुनाव किया गया है। ये जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं अभी अमेरिका के अंदर जो है 8 नवंबर 2022 को अमेरिका के अंदर जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उसमें सेनेट के 1/3 मेंबर्स का चुनाव किया गया है, जो कि 35 बनते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके 435 अरकान का इंतखाब किया गया है। तो मिड टर्म इलेक्शन में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के टोटल अरकान 435 का नए सिरे से चुनाव किया गया है, जबकि जो सेनेट है उसके 1/3 मेंबर्स जो हैं उनका नए सिरे से जो है वो चुनाव किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी ईवान नुमाइंदगान के हवाले से और बात भी करते हैं। मैंने आपको गुज़िश्ता स्लाइड के अंदर बताया कि जो सेनेट है उसके हर रियासत को, अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं उसमें हर रियासत के कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं। हर रियासत को 2 मेंबर्स अलाउड हैं, और चाहे वो एरिया वाइज छोटी रियासत है या एरिया वाइज बड़ी रियासत है या पॉपुलेशन वाइज उसकी आबादी कम है या उसकी आबादी ज़्यादा है, तमाम रियासतों को जो है इक्वल बेसिस के ऊपर जो है नुमाइंदगी दी जाती है। तो चूँकि अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं तो सेनेट जो है वो 100 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, यहाँ पे जो स्टेट को नुमाइंदगी दी जाती है तो वो नुमाइंदगी जो है वो इक्वल बेसिस के ऊपर नहीं दी जाती, वो बराबरी की बुनियाद पे, मुसावी बुनियादों पर नहीं दी जाती, वो दी जाती है आबादी के अतबार से। पॉपुलेशन वाइज जो है रियासतों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर जो है वो नुमाइंदगी दी जाती है। मसलन जिस रियासत की आबादी कम है उसकी नुमाइंदगी भी कम होगी, और जिस रियासत की आबादी ज़्यादा है उसकी ईवान नुमाइंदगान के अंदर नुमाइंदगी भी ज़्यादा होगी। जबकि सेनेट के अंदर जो है किसी रियासत की आबादी कम है या ज़्यादा है, हर किस्म की रियासत को 2 मेंबर जो है वो वहाँ पे अलाउड होते हैं। मसलन जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया स्टेट जो है वो आबादी के अतबार से अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है। तो इस वक्त कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसके जो मेंबर ईवान नुमाइंदगान के अंदर हैं उनकी तादाद जो है वो 53 है। कैलिफोर्निया अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं उनमें पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी रियासत है, और ईवान नुमाइंदगान के अंदर उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 53। जबकि सेनेट के अंदर इसी रियासत के 2 मेंबर्स होंगे। आबादी ज़्यादा है लेकिन नुमाइंदगी जो है वो इक्वल बेसिस के ऊपर होती है सेनेट के अंदर। जबकि अमेरिका के अंदर जो है 7 ऐसी रियासतें हैं जिनको ईवान नुमाइंदगान के अंदर सिर्फ 1 सीट हासिल है। कम आबादी वाली जो रियासतें हैं, 7 रियासतें ऐसी हैं अमेरिका की जिनको ईवान नुमाइंदगान के अंदर सिर्फ 1 मेंबर भेजने की इजाज़त है, लेकिन उन्हीं रियासतों का सेनेट के अंदर 2-2 मेंबर जाते हैं। मसलन अलास्का आबादी के अतबार से छोटी सी रियासत है, तो सेनेट के अंदर उसके 2 मेंबर हैं, लेकिन जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो लोअर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का, उसमें उसका 1 नुमाइंदा जाता है। तो 7 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका 1-1 मेंबर है, और दूसरी तरफ जो है कैलिफोर्निया अकेली एक रियासत के जो है वो 53 मेंबर्स हैं। तो क्यों है? क्योंकि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो लोअर हाउस है उसमें रियासतों को आबादी की बुनियाद के ऊपर, और जो अपर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का उसमें बराबरी की बुनियाद पे इक्वल बेसिस के ऊपर जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। तो ये अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो है जो अमेरिका के जो इलेक्शन होते हैं उसमें ये तरीक़ेकार होगा। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 435 ईवान नुमाइंदगान के मेंबर और 1/3 मेंबर्स जो कि 35 मेंबर्स बनते हैं वो सेनेट के मेंबर का जो है वो चुनाव किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफ द 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए। अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, जो मिड टर्म इलेक्शन हैं, उसमें क्या है कि जो अमेरिका की जो गवर्नर्स हैं
उनका चुनाव भी किया जाता है। तो जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उसकी मुद्दत चूँकि 4 साल है, तो जनरल इलेक्शंस के अंदर क्या होगा, 50 रियासतों के जो गवर्नर्स हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं। यानी जिस तरह अमेरिकन सदर जो है वो अवाम के वोटों से मुंतखब होता है, अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी जो है वो अवामी वोटों से मुंतखब होता है। तो इस तरह ये 50 रियासतों के जो गवर्नर्स हैं ये भी क्या हैं, ये भी अवाम के वोटों से ही मुंतखब होते हैं। तो 2 रियासतें ऐसी हैं जिनकी मुद्दत जो है वो कम है। 48 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके गवर्नर्स का इंतखाब जो है वो फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स किया जाता है। लेकिन जो उनकी न्यू हैम्पशायर स्टेट है और जो वर्मोंट स्टेट है उसके मेंबर्स की जो है वो, उसके जो गवर्नर्स हैं वो 4 साल की बजाय वो मुख्तलिफ मुद्दत के लिए मुंतखब होते हैं। लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर जो है जो गवर्नर्स का इंतखाब भी अमल में लाया जाता है। तो बताने का ये मकसद, यहाँ आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के अंदर जो जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो कितने वसी पैमाने के ऊपर इलेक्शन होते हैं। ईवान नुमाइंदगान का भी इलेक्शन हो रहा है, सैनेट का भी इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट का भी हो रखा है और गवर्नर्स का इलेक्शन भी हो रखा है। तो इतने वसी पैमाने, अब आगे मज़ीद जो है वो देखते हैं कि मज़ीद वहाँ पे क्या इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्शन आर द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट असम्बलीज। तो अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं, तो मोस्टली जो स्टेट्स हैं अमेरिका की, वहाँ की जो रियासती असम्बलियाँ हैं वो बाई कैमरल हैं। वो क्या हैं, बाई कैमरल हैं, यानी वो 2 ईवानी हैं। जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस के 2 ईवान हैं बाई कैमरल है, इस तरह अमेरिकन जो 50 स्टेट्स हैं उनकी जो असम्बलियाँ हैं वो भी बाई कैमरल हैं। मासवा एक रियासत के जो है बाकी तमाम रियासतों की, यानी 59 स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी जो लेजिस्लेचर है वो बाई कैमरल है। सिर्फ एक रियासत ऐसी है अमेरिका की जहाँ पे यूनी कैमरल जो है लेजिस्लेचर पाई जाती है। अब जब इलेक्शन होते हैं तो ये जो स्टेट्स लेजिस्लेशन हैं, जो रियासती असम्बलियाँ हैं, ये भी 2 ईवानी हैं और इनके दोनों ईवानों का इलेक्शन होता है। इनके लोअर हाउस का भी इलेक्शन होता है और इनके अपर हाउस का भी इलेक्शन होता है। तो जब जो इनकी मुद्दत भी जो तरीक़ेकार जो है वो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर है, वहीं तरीक़ेकार जो है वो इन असम्बलियों के अंदर भी जो है वो रैज किया गया है। तो यहाँ पे जो है एक है बहुत वसी पैमाने के ऊपर जो है, मैं दोबारा आपको गिनवा देता हूँ। जो जनरल इलेक्शन होते हैं अमेरिका के अंदर जो लीप ईयर के अंदर होते हैं उसमें सदर का इलेक्शन होता है, नैब सदर का इलेक्शन होता है, वो सैनेट का इलेक्शन होता है। उसके बाद नंबर 4 पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होता है। 50 रियासतों के जो गवर्नर्स हैं उनका इलेक्शन होता है और उसके बाद 50 रियासतों की जो असम्बलियाँ हैं उनके लोअर हाउस का इलेक्शन होता है और उनके अपर हाउस का भी इलेक्शन होता है। तो कमो पेश जो है 7 मुख्तलिफ कैटेगरी के इलेक्शन जो है वो अमेरिका में जनरल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होते हैं। तो बड़ा वसी पैमाने के ऊपर जो है ये अमेरिका के अंदर जो है इलेक्शन होते हैं। तो जो रियासती असम्बलियाँ हैं वहाँ भी हर 2 साल के बाद जो है इंतखाब होता है। तो आप देखें जो मिड टर्म इलेक्शन है वो ना सिर्फ कांग्रेस के अरकान के लिए है बल्कि रियासती असम्बलियों के अरकान के लिए भी जो है वो मिड टर्म इंतखाबात के अंदर जो है वो फ़र्क पाया जाता है, वो इलेक्शन जो है वो होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन जनरल इलेक्शंस एंड मिड टर्म इलेक्शंस। तो जो जनरल इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद होंगे और उनके लिए ज़रूरी है कि वो लीप ईयर के अंदर हों। ये स्टूडेंट्स, लीप ईयर का एक तो मैंने आपको डेफिनेशन ये बताई कि ऐसा साल होता है जो 4 के ऊपर जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। दूसरा लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी जो है उसके 29 डेज़ होते हैं। ऐसा कैलेंडर ईयर जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होता है उसको लीप ईयर कहते हैं और हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर होता है। जैसा कि 2024 के अंदर जो है 2024 में जो आएगा फरवरी जो हैगा उसमें फरवरी के 29 डेज़ होंगे। तो अभी 2023 में जो आएगा उसमें भी 28 होंगे, 2022 में 21 में, 2020 में जो फरवरी आया उसके भी 29 डेज़ थे। तो हर वो कैलेंडर ईयर जिसमें फरवरी जो है वो 29 डेज़ का होता है उसको लीप ईयर कहते हैं। दूसरा ये है कि वो साल जो लीप ईयर होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो 4 के ऊपर जो है 4 के ऊपर जो है वो इक्वल जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब पहले क्या है
कि जो जनरल इलेक्शन हैं वो लीप ईयर में होते हैं। लीप ईयर के अलावा जो है आज तक अमेरिका की तारीख में एक दिन के भी आगे पीछे जो है इलेक्शन का जो है इनकाद नहीं हुआ। लीप ईयर में होंगे। और कब होंगे? लीप ईयर में जो नवंबर आएगा, नवंबर के पहले सोमवार के बाद, यानी मंडे के बाद जो ट्यूसडे, फर्स्ट मंडे के बाद जो फर्स्ट ट्यूसडे आएगा उसको इलेक्शन होंगे। अगर फर्स्ट नवंबर को जो है ट्यूसडे है तो इलेक्शन नहीं होगा। तो इलेक्शन कब होंगे? आफ्टर द फर्स्ट मंडे, आफ्टर द फर्स्ट मंडे जो ट्यूसडे आएगा उस ट्यूसडे को जो है अमेरिका में इलेक्शन होंगे। तो ये जो फार्मूला है जो जनरल इलेक्शन का है, सेम फार्मूला जो है ये जो प्रिंसिपल है ये मिड टर्म इलेक्शन में भी लागू है। तो मिड टर्म इलेक्शन में इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मिड टर्म इलेक्शन जो है हर 2 साल के बाद जो है वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होते हैं। तो अभी आप देखें कि अभी जो इलेक्शन हुए हैं वो कब हुए हैं? वो 8 नवंबर को हुए हैं, यानी उसने नवंबर की जो है वो 8 तारीख थी और ये सोमवार के बाद पहला जो है वो मंगल था और 2022 के अंदर इलेक्शन हुए। तो ये हर 2 साल के बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होंगे, जबकि जनरल इलेक्शन जो हैं हर 4 साल बाद नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होंगे। नेक्स्ट क्या है? जो जनरल इलेक्शंस हैं उसमें क्या होता है कि जनरल इलेक्शंस के अंदर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो प्रेसिडेंट है उसका चुनाव किया जाता है फॉर द टर्म ऑफ 4 ईयर्स, और उसके साथ जो है उसका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव भी किया जाता है। तो जनरल इलेक्शन के अंदर प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, जबकि मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं किया जाता। इस तरह जो है जो मिड टर्म है उसमें जो रियासतों के गवर्नर हैं, चूँकि उनकी टर्म भी जो है मोस्टली 4 ईयर्स हैं, तो रियासती गवर्नरों का चुनाव भी नहीं होता। लेकिन जो ईवानी नुमाइंदगान है, सेनेट है, जो रियासती असम्बलियाँ हैं, उनका चुनाव होता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है जनरल इलेक्शन में और मिड टर्म इलेक्शन के दरमियान जो है ये एक फ़र्क जो है वो पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। बाई पार्टी सिस्टम, अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें बाई पार्टी सिस्टम है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिका के अंदर इस बात की कोई पाबंदी नहीं है कि वहाँ पे जो है कोई और सियासी जमात कायम नहीं हो सकती। अमेरिका में और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो 2 पार्टियों को ही रखी है। एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। तो हमेशा जो है अमेरिका के अंदर जो है वो बाई पार्टी सिस्टम रखा है। कभी भी ऐसी नहीं हुआ कि कोई तीसरी बड़ी सियासी जमात जो है वो आ गई हो और उसने जो है वो अवाम के अंदर मकबूलियत हासिल कर ली हो और वो जो है वो अपना प्रेसिडेंट लाने में या वाइस प्रेसिडेंट लाने में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सेनेट में जो है वो अपनी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई हो। तो ऐसा वहाँ पर कभी नहीं हुआ। तो इक़्तिदार जो है वो इन्हीं 2 पार्टियों के दरमियान जो है वो कायम रहता है, रिपब्लिकन पार्टी के या डेमोक्रेटिक पार्टी के पास रहेगा। कोई थर्ड पार्टी जो है अपनी आज तक वहाँ पे स्पेस नहीं बना सकी, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वहाँ कोई पाबंदी जो है वो नहीं है। इसलिए अमेरिकन का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसको बाई पार्टी सिस्टम जो है वो कहा जाता है। अब जो अमेरिका के अंदर जो 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, द फर्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसका जो कलर है वो है ब्लू कलर उसका है, ठीक है। और जो उसका जो इंतखाबी निशान है, जो उसका इलेक्शन सिंबल है वो जो है वो डंकी है। और इस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उसका तल्लुक भी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, जो कि इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन। जो बाइडन जो हैं ही इज़ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो है, और इसकी पार्टी का जो इंतखाबी निशान है वो डंकी है। तो हर जो सोसाइटी होती है उसकी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, अपनी उसके जो तरजीहात होती हैं। तो बाज़ चीज़ें जो हैं किसी एक सोसाइटी के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा कदर कीमत नहीं रखती हैं, लेकिन वही चीज़ दूसरी सोसाइटी के अंदर जो है उसको जो है वो बड़ी मुस्बत अंदाज से देखा जाता है। तो डंकी के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो है जो डंकी है, जो गधा है, उसको जो है वो अच्छा ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन अमेरिकन के अंदर जो है आप देखें कि वहाँ इसको एक और सिंबल के तौर पे देखा जाता है, एक हार्ड वर्कर के बुर्दबारी के हवाले से जो है उसको देखा जाता है। तो वहाँ पे जो है वहाँ उनको ये इशू नहीं होता कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो गधा है और इससे उनको माशरे के अंदर जो है तंज का निशाना जो है बनाया जा सकता है। वहाँ पे ये कल्चर नहीं है। तो वहाँ पे जो है वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो
डंकी के सिंबल के साथ इलेक्शन लड़ती है। और दूसरे नंबर पर पार्टी जो है वो है रिपब्लिकन पार्टी। और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो कलर है वो है रेड कलर, और उसका जो सिंबल है वो है एलिफेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो बड़े मशहूर थे डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप भी उनको जानते हैं, तो वो उनका तल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ था। जो बाइडेन का तल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी पार्टी का जो है वो एलिफेंट उसका सिंबल है, रेड कलर उसकी पार्टी का कलर है, और रिपब्लिकन पार्टी के साथ जो है उसका तल था। ये जो अभी मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं, इसके अगर आप इसे टच रखे हैं, आप इसका एनालिसिस पढ़ते रखे हैं, तो इन मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो है जो ट्रंप की पार्टी है, जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसको बड़ी मकबूलियत हासिल थी मिड टर्म इलेक्शन के अंदर जो है। इनकी कंपेन जो है वो हावी रही पूरे इलेक्शन के अंदर जो है, और ये ख्याल किया जा रहा था कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो एलिफेंट है, जहाँ जो रेड कलर पार्टी है, वो इस इलेक्शन के अंदर जो है कोई बहुत बड़ा अपसेट करेगी और वो हावी हो जाएगी सिस्टम के ऊपर जो है, और अपनी जो है वो ईवान नुमाइंदगान के अंदर और सेनेट के अंदर या रियासती असम्बलियों के अंदर अपनी अक्सरियत जो है लाने में कामयाब हो जाएगी। तो ये कंपेन के दौरान ऐसा लग रहा था, और जितने भी सियासी पंडित हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, वो यही बात कर रहे थे कि जो बाइडेन को बड़ा टफ टाइम मिलेगा, और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको जो है वो बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और रिपब्लिकन पार्टी जो है जो ट्रंप की पार्टी इस वक्त है वो जो है वो आगे आ जाएगी। लेकिन इलेक्शन का जो डे है वो जो है उसके नतीजे जो हैं वो सियासी पंडितों के तर्जीहों के बिल्कुल बरक्स निकले, और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो अपने आप को जो है वो बैकफुट पे जो चली गई थी या उसको भेजा जा रहा था, वो दोबारा जो है वो गेम के अंदर दाखिल हो गई है, तो उसका कोई बड़ा लॉस जो है वहाँ पे नहीं हुआ। अब जो इससे जो पाकिस्तान के अंदर जो है ये बात कही जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है इस वक्त एक सियासी सूरत हाल है, और इस वक्त पीटीआई जो है वो अपोजिशन में है, और पीटीआई के जो बड़े बड़े जलसे हो रखे हैं, और इमरान खान जो है जो बड़ी बड़ी कंपेन्स चला रखा है, और अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर इमरान खान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, उसने कई सीटों के ऊपर जो है कामयाबी हासिल कर ली है। तो ये कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्शन के अंदर जो है जिस तरह अमेरिका के अंदर हुआ है कि बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ऐसा ना हो कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कि इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और पीटीआई की मकबूलियत बहुत ज़्यादा है, और जब जनरल इलेक्शन हो पाकिस्तान के अंदर जो है तो उसके अंदर जो है जो रिज़ल्ट्स हैं वो अवाम की तवक्कात और सियासी पंडितों के जो तरजीह हैं, और इमरान खान के जो बड़े बड़े जलसे हैं, और फिर उसने हालिया इलेक्शन के अंदर जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, जनरल इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके बरक्स हों। अगर अमेरिका में ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। तो ये इसका एक पहलू ये भी है। तो इसमें जो है वो जो पीटीआई है, जो इमरान खान है, उसको इस बात के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा होमवर्क जो है कर लेना चाहिए। तो ये दो पार्टियां हैं जो कि अमेरिका के अंदर जो है वो इलेक्शन के अंदर जाती हैं, और वहाँ पे जो सदारती इलेक्शन होता है या मिड टर्म इलेक्शन होता है उसमें जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार पे काबिज़ होने की जो है वो कोशिश जो है वो करती रहती हैं। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ द मेंबर्स। इसमें दो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर पहले बात हो चुकी है लेकिन हम मज़ीद इस पर बात करेंगे। नंबर 1 टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर 2 टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो बात होगी। टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या है? 4 ईयर्स। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसकी जो एक टर्म की जो टेन्योर है वो 4 ईयर्स है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अमेरिकन सदर जब अपनी एक टर्म पूरी कर लेता है तो वो दूसरी बार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, और दूसरी बार अगर मुंतखब होगा तो उसको मज़ीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर जो है बना दिया जाता है। इस तरह एक अमेरिकन सदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा 8 ईयर्स के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो हो सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब अमेरिकन सदर अपनी एक टर्म पूरी करेगा तो वो दूसरी बार जो है वो मुंतखब हो सकता है, और दूसरी बार मुंतखब होने के बाद
उसकी मुद्दत जो है वो 4 साल और बढ़ जाएगी और वो 8 साल के लिए अमेरिका का सदर हो जाएगा। अमेरिका में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ऐसे आए हैं जो 8 साल तक अमेरिका के सदर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको और पीछे की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। एक मौका ऐसा आया अमेरिका के जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो है, अमेरिकन इलेक्शन की हिस्ट्री के अंदर जो है, जब एक शख्स जो है वो अमेरिका के अंदर 4 बार अमेरिका का सदर बना और वो अमेरिका का वाहिद प्रेसिडेंट है जो मुसलसल 4 बार जो है वो इलेक्शन लड़ा। उसने पहली दफ़ा इलेक्शन जो है 1932 के अंदर लड़ा, फिर 1936 के अंदर, फिर 1940 के अंदर और फिर 1944 के अंदर, और चारों बार जो है उसने कामयाबी हासिल की। तो अमेरिका की तारीख के अंदर ऐसा सिर्फ एक बार हुआ कि एक शख्स जो है वो मुसलसल 4 बार अमेरिका का सदर बना, और इसके अलावा जो है ना तो इससे पहले कभी ऐसा हुआ था ना उसके बाद हुआ है। तो ये शख्स कौन था? ये शख्स है रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट जो है, ही वॉज द ओनली वन पर्सन हु इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 4 इलेक्शंस। 4 बार जो है वो अमेरिका का सदर जो है वो इलेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट कर दी गई और उसमें ये पाबंदी लगा दी गई कि इंदा कोई भी शख्स जो है 2 बार से ज़्यादा अमेरिकन जो है सदर का ओहदा है उसके ऊपर फायज जो है वो नहीं हो सकता। अब इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सिर्फ ये कहा गया था कि अमेरिकन सदर जो है वो 4 साल के लिए मुंतखब किया जाएगा। उसमें ये नहीं कहा गया था कि वो दूसरी बार या तीसरी बार या चौथी बार या 5वीं बार इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है कि नहीं ले सकता। जो अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन जो हैं, वो अमेरिका के पहले सदर बने। उसने 4 साल की मुद्दत पूरी की, उसने दोबारा इलेक्शन लड़ा और मज़ीद 4 साल के लिए वो अमेरिका का सदर बन गया। लेकिन जब उसकी दूसरी टर्म पूरी हुई तो उसने तीसरी बार जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, जबकि उसकी पार्टी तो चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि मुस्तकिल तौर पे इक़्तिदार से चिमटे रहना अच्छी बात नहीं है। जिस तरह मेरी पार्टी ये समझती है या अमेरिकन समझती हैं कि मैं एक मुहिब वतन शख्स हूँ या ज़िम्मेदार शख्स हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो अमेरिकन हैं वो भी ज़िम्मेदार शख्स हैं, वो भी मुहिब वतन हैं, तो लिहाजा नए लोगों को आना चाहिए। तो उसने ये एक जज्बाती सी तकरीर की, अखलाकी बातें कुछ की और उसने तीसरी बार इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। और उसके बाद से लेकर 1932 तक क्या हुआ, बल्कि इसको कहा जाए कि 1940 तक ये चला कि जो भी शख्स अमेरिका का सदर बनता वो अपनी पहली मुद्दत पूरी करता, फिर दूसरी मुद्दत पूरी करता, और वो उस रवायत को, यानी जॉर्ज वाशिंगटन जो कि फादर ऑफ द अमेरिका कहलाता है, और उसकी क़यादत के अंदर जो है अमेरिका ने बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी, तो उस एहतराम में जो है उन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करते हुए जो है वो तीसरी बार इलेक्शन नहीं कंडक्ट करता था। ठीक है, लेकिन रूजवेल्ट ने क्या किया, उस ट्रेडिशन को तोड़ा। उसने 1940 में तीसरी बार इलेक्शन, 1940 में उसने थर्ड टाइम इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुंतखब हो गया, और फिर 1944 के अंदर जो है उसने फोर्थ टाइम जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर कामयाब हो गया। लेकिन बदकिस्मती से वो अपनी चौथी टर्म जो है उसको पूरा नहीं कर सका था, क्योंकि 1945 के अंदर जो है उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1951 के अंदर जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंडमेंट की गई, और उस अमेंडमेंट के अंदर जो है ये पाबंदी लगा दी गई कि इंदा कोई भी शख्स 2 बार से ज़्यादा अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो नहीं हो सकता। तो अब जो है एक शख्स जो है वो मैक्सिमम जो है वो अमेरिका का जो है वो 8 साल के लिए प्रेसिडेंट जो है हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, टेनोर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब उसके बाद है सेनेट और जो ईवान नुमाइंदगान है उसके मेंबर्स की मुद्दत का है। तो जो सेनेट है उसके मेंबर जो हैं दे आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स। तो उनकी एक मुद्दत क्या है, 6 ईयर है। लेकिन अमेरिकन सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो अपनी एक मुद्दत पूरी करने के बाद दूसरी बार, दूसरी पूरी करने के बाद तीसरी बार, चौथी बार, जब तक वो चाहें वो सेनेट के मेंबर बन सकते हैं। उसमें सिर्फ उनको 2 चीज़ें चाहिए, एक अपनी कारकर्दगी उनको दिखानी होती है ताकि अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत बरकरार रहे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी का उनको इत्मीनान हासिल रहे। तो जब तक वो चाहें वो सेनेट के मेंबर जो हैं मुंतखब जो हैं वो होते रहते हैं। और अमेरिका की तारीख के अंदर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाती हैं कि वहाँ पे एक सेनेटर जो है उसने 30 साल तक जो है सेनेट की रुकनीत हासिल रखी, 36 साल तक रखी।
एक शख्स ऐसा है जिसका तल्लुक जो है वर्जीनिया स्टेट के साथ था। अमेरिका की जो वर्जीनिया स्टेट है उसमें एक शख्स था एलन बर्ड। एलन बर्ड जो है वो मुसलसल 50 ईयर्स 50 साल जो है वो सेनेट का मेंबर रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी उसने इलेक्शन लड़ा वो जीता रहा। तो 50 साल तक जो है वो इलेक्शन में जो है वो वहाँ पे उसने सेनेट की मेंबरशिप जो थी हासिल की। तो बाकी और बहुत सारी एग्जांपल मिल सकती हैं जिसने 30 साल 36 साल, तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल। जो शख्स अपनी कारकर्दगी ठीक रखता है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो है उसकी गुड बुक रहती है, अवाम के अंदर मकबूलियत रहती है, तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी उसको दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करने से नहीं रोकती बल्कि वो उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि उसकी सीट पक्की हो जाती है कि उसने जीत जाना है। तो पार्टी भी जो है रिस्क जो है वो नहीं लेती। तो वहाँ अरकान जो है वो बार बार मुंतखब होते रहते हैं। उसके बाद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो उसकी मुद्दत कितनी है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स होते हैं, लेकिन वो भी जो है वो दूसरी बार तीसरी बार जब तक चाहें वो ऐवान नुमाइंदगान के मेंबर जो हैं वो बन सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो रुझान है वो ये है कि सेनेट के जो मेंबर्स हैं, सेनेट के जो कि अमेरिका में इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, अपर हाउस को ज़्यादा पावर्स हासिल हैं और उसकी टेनोर भी ज़्यादा है, तो सेनेट जो है उसके मेंबर्स को ज़्यादा हैसियत हासिल है। लेकिन जो लोअर हाउस है उसके अरकान के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, वो भी बार बार जो है वो मुंतखब हो जाते हैं। तो सेनेट के मेंबर जो हैं वो अगर चाहें तो वो अपनी रिटायरमेंट भी ले लेते हैं, यानी वो सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। तो इस साल जो है अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें 6 अरकान जो थे उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली है। तो वो रिटायरमेंट तो ले सकते हैं, लेकिन अगर ना चाहें तो वो मुश्किल तौर पे जो है वो आगे चलते रहते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस 2022 एंड इलेक्शन कैंपेन। तो अमेरिका के अंदर जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, जो मिड टर्म इलेक्शन थे, उसमें जो कैंपेन का मामला था वो बड़ा दिलचस्प रहा और रिज़ल्ट जो थे वो बड़े जो है वो अपसेट वाले थे। तो इस इलेक्शन के अंदर कहा गया कि जब अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन चलाई जा रही थी, दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो रिपब्लिकन पार्टी है, वो बड़े सरगर्म थी। और जो बाइडन की जो पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो चाहती थी कि ईवान के अंदर उनकी बरतरी कायम रहे और वहाँ पे जो है वो उनको जो है कोई मसाइल का सामना ना हो। और जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो ट्रम्प की पार्टी थी, वो अपसेट करना चाहती थी। और ये लग रहा था कैंपेन के दौरान जो है, अगर आप ख़बरों से टच रखे हैं तो ये लग रहा था कि जैसे जो रेड कलर है वो ब्लू कलर को जो है वो स्वीप कर जाएगा और वो जो दोनों ईवानों के अंदर जो है वो बड़ा अपसेट करने की पोजीशन में था, ऐसे लग रहा था, कैंपेन ऐसी थी। तो लेकिन जब रिज़ल्ट सामने आए तो उन रिज़ल्ट्स के अंदर जो है आपको कोई बड़ा अपसेट जो है देखने को नहीं मिला। तो उसमें क्या हुआ कि वो जो सुर्ख रंग की लहर थी, रेड कलर की जो कैंपेन थी, वो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स के आने के साथ ही जो है वो मद्दम पड़ गई। और जो डेमोक्रेट्स थे, जो ब्लू कलर वाले थे, वो जो है वो जीतने में कामयाब हो गए। अब इन इलेक्शन के अंदर क्या हुआ? इन इलेक्शन के अंदर ये हुआ कि इलेक्शन के अंदर जो है जो 35 सीट्स थी उसकी सेनेट की, उनके ऊपर इलेक्शन हुए और 435 जो हैं जो सेनेट के ऐवान नुमाइंदगान के मेंबर्स थे, उनका इलेक्शन जो था वो हो रहा था। तो दोनों जमात जो हैं मिड टर्म इंतखाबात से पहले जो है सेनेट में, अच्छा सेनेट ये जो इलेक्शन थे, जो सेनेट 100 मेंबर्स थे, इन मिड टर्म इलेक्शन से पहले क्या था, 49 मेंबर्स डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और 49 मेंबर ही रिपब्लिकन पार्टी थे। दोनों पॉलिटिकल पार्टी को सेनेट के अंदर इक्वल नुमाइंदगी हासिल थी। 2 मेंबर जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। तो 49 डेमोक्रेटिक, 49 रिपब्लिकन पार्टी के थे और 2 मेंबर जो थे वो आज़ाद थे। तो टोटल 35 सीट्स के ऊपर जो है ये इलेक्शन जो था वो कंडक्ट हुआ। अब जो 35 के ऊपर इलेक्शन हुआ, इसमें जब रिज़ल्ट सामने आए तो उन रिज़ल्ट्स के अंदर क्या हुआ कि जो 20 सीट्स हैं वो जीत गई डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसने 20 सीट्स के ऊपर कामयाबी हासिल की डेमोक्रेटिक पार्टी ने, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसने 14 नशिस्तें जो थी वो हासिल की हैं। और ये इसमें कोई बड़ा अपसेट जो था वो देखने को नहीं मिला। और इस तरह जो है जो रिज़ल्ट्स पहले थे कमोबेश वही रिज़ल्ट जो हैं वो दोबारा हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है
वो एक सीट जो है हार गई थी। पहले उसकी सीटें जो हैं वो 21 थी जिनके ऊपर इलेक्शन लड़ा। दोबारा इसको सुन लीजिएगा, जो इलेक्शन लड़ा 21 सीटों के ऊपर जो है, जो उसकी पहले सीटें थी, दोबारा इसको सुन लीजिएगा, थोड़ी सी इसमें जो है वो कन्फ्यूजन हो गई है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी जिसकी सीटें खाली हुई, जो 35 सीटें खाली हुई थी, उनमें से 21 सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट की थी और 14 सीटें जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी की थी। रिपब्लिकन पार्टी ने जिन सीटों से, जो सीटें उसकी खाली हुई, उन्हीं 14 सीटों के ऊपर उसने दोबारा कामयाबी हासिल कर ली। और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी सीटें खाली हुई थी 21 और उसने कामयाबी हासिल की 20 सीटों के ऊपर। तो एक सीट जो है, जो उनकी स्टेट थी पेंसिल्वेनिया, तो उसके अंदर जो है उसको जो है वो पेंसिल्वानिया स्टेट के अंदर जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो एक सीट जो है उसकी कम हो गई है। अब पोजीशन क्या है? अब जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी सीटें तो 49 ही रहेंगी, 49 हैं, जबकि जो डेमोक्रेटिक हैं उनकी सीट जो है वो एक, बल्कि इसकी 50 हो गई हैं, इसकी 50 हो गई हैं और उसकी जो है वो 48 हो गई हैं। तो इस तरह जो है वो जो हुकूमती पार्टी इस वक्त है, जो बाइडन की पार्टी है, उसकी सेनेट के अंदर नशिस्तें जो हैं वो कम हो गई हैं। तो इस तरह जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम जो है वो इसको मिला है। दूसरी तरफ है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके जो कुल अरकान थे वो थे 435। तो 435 अरकान जो हैं, जो टोटल अरकान के ऊपर इलेक्शन हुआ वो था 400 जी, 400, क्योंकि वान नुमाइंदगान की कुल अरकान का इलेक्शन होता है 435 इलेक्शन जो थे हुए। और इसमें इस वक्त जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी उस वक्त तादाद थी 220। अब जो है, अब उसको वान नुमाइंदगान के अंदर जो है रिपब्लिकन पार्टी को जो है 2 और नशिस्तें मिल गई हैं और अब उनकी तादाद बढ़कर जो है वो 222 हो गई है। और इस तरह 4 सीटों के ऊपर जो है उसको जो है वो बढ़तरी हासिल हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी जो है, रिपब्लिकन की कुल तादाद जो थी पहले 220 थी, अब उसको 2 और नशिस्तें मिल गई हैं, अब उनकी तादाद जो है 222 हो गई है। तो इस तरह जो है 4 नशिस्तों के ऊपर जो है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी बढ़तरी हासिल हो गई है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसको इस हवाले से जो है थोड़ा सा अपसेट का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं था जिसकी तवक्को की जा रही थी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इस तरह जो है इंतखाबी नतीजे जो हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ी चेंज जो है वो नहीं लेकर आए, बल्कि उनके अरकान की जो तादाद 220 थी और अब रिपब्लिकन पार्टी जो है उसको जो 2 और अरकान मिल गए हैं, तो उनकी 4 अरकान की जो है वो सबकत हो गई है। लेकिन इससे जो हुकूमती पार्टी है उसको ईवान के अंदर जो है कोई बिल मंजूर करवाने में जो है वो मुश्किल का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है रिजल्ट्स आफ्टर द मिड टर्म इलेक्शंस 2022 और पोजीशन ऑफ द सीट्स इन सेनेट। तो ये बात मेरे ख्याल में कि हो चुकी है। लास्ट टाइम जो है अभी मैंने बताया था आपको कि सेनेट की जो कुल नशिस्तें हैं वो हैं 100। और ये मिड टर्म इलेक्शन से पहले दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं उनकी सीटों की तादाद थी 49, 49 जो हैं वो रिपब्लिकन की थी और 49 जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी की थी। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी नशिस्तें खाली हुई थी 21 और रिपब्लिकन पार्टी की सीटें खाली हुई थी 14। तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, अब जब इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शन हुआ तो उसको एक सीट के ऊपर जो है, जो उनकी पेंसिल्वानिया जो सीट है वहाँ पे उसकी एक सीट हार गए हैं। तो इस तरह जो है उनकी जो नशिस्तें हैं वो 20 नशिस्तें उसकी बन गई हैं और यहाँ पे एक जो है वो इजाफा हो गया है। तो इस तरह अब जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको 15 के ऊपर फतह हुई है और यहाँ पे 20 के ऊपर हुई है। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा पैदा हो गया, जबकि पहले जो है दोनों रियासतों को, दोनों बड़ी पार्टियों को जो है वो मसावी नुमाइंदगी जो थी वहाँ पे हासिल थी। तो अब जो है थोड़ी सी पोजीशन जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की मजबूत हो गई है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि जो सियासी पंडित थे जो एनालिसिस कर रहे थे इलेक्शन कैंपेन का, उनका ख्याल ये था कि कोई बड़ा सेटअप होगा, रिपब्लिकन पार्टी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। अब उसको एक पार्टी की अक्सरियत हासिल हो गई है, एक सीट उसकी ज़्यादा है, जबकि डेमोक्रेटिक की एक सीट कम हो गई है।
लेकिन ये जितने भी लोग 35 लोग दोबारा मुंतखब हुए हैं, ये RADB मेंबर थे और ये दोबारा मुंतखब हो गए हैं। इसमें कोई नया मेंबर जो है उसका इजाफा जो है वो नहीं हुआ। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ सीट्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आफ्टर मिड टर्म इलेक्शन 2022। तो ये भी इसके ऊपर भी बात हो चुकी है। दोबारा मैं आपको मुख्तसर तौर पे बता देता हूँ। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उसके जो टोटल मेंबर्स हैं जी, तो उसके टोटल मेंबर्स की तादाद है 435 है। जो मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, जो बाइडन की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको ईवान नुमाइंदगान की जो 435 उसकी जो सीट्स हैं उसमें से सिर्फ 2 सीटों के ऊपर बरतरी हासिल थी। उनके मेंबर्स की तादाद थी 220 मिड टर्म इलेक्शन से पहले। रिपब्लिकन पार्टी की जो कुल तादाद थी वो 220 थी। अब जो है अब उसको थोड़ी सी जो है 4 सीटें उसकी और हो गई हैं, 2 सीटें उसको और हासिल हो गई हैं, तो अब उनकी तादाद जो है वो 222 हो गई है। जबकि जो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी है वहाँ पे जो है वो है 218 उसका कोरम है। ठीक है, तो 4 सीटें जो हैं उसका इजाफा हो गया है। 18 से 22 तक जो है वो 4 सीटों का जो है फ़र्क जो है वो नज़र आता है। और इस तरह वहाँ पे जो है जो लोअर हाउस के अंदर जो है जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको जो है वो और ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी उसकी पोजीशन जो है वो मजबूत हुई है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द मिड टर्म इलेक्शंस 2022। तो अभी 2022 का जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ है इसके बारे में कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर ये जो इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर 16 अरब डॉलर जो हैं वो खर्च हुए हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लें। इसलिए अमेरिकन इलेक्शन को जो है दुनिया का महंगा तरीन इलेक्शन कहा जाता है। दुनिया का ये महंगा तरीन इलेक्शन है। 16 अरब डॉलर जो हैं वो अमेरिकन इलेक्शन की कैंपेन के ऊपर ख़र्च होते हैं। ये वो अखराजात हैं जो रियासत के ख़जाने से ख़र्च होते हैं या जो रिकॉर्ड में आते हैं। ऐसे अखराजात जो चंदे के ऊपर होते हैं, जो लोग इनफरादी तौर पे कैंपेन के ऊपर ख़र्च करते हैं, वो इसमें अंदर शामिल जो है नहीं होते। तो अमेरिका के अंदर जो कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन होती है, इस कैंपेन के साथ जो लोगों का बिज़नेस वाबस्ता है उसकी तादाद चंद अफराद में नहीं है, चंद 100 अफराद में नहीं है, बल्कि हज़ारों लोगों का जो कारोबार है, थाउजेंड्स पीपल का जो बिज़नेस है वो इस इलेक्शन कैंपेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी इलेक्शन कैंपेन जो है जब चलती है तो हज़ारों लोगों का बिज़नेस जो है वो मूव कर रहा होता है, वो बेहतर पोजीशन की तरफ जा रहा होता है। सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बेशुमार स्टेजेस के ऊपर जो है ये काम हो रहा होता है। मुख्तलिफ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो लॉबीज़ करने वाले हैं, तो बहुत वसी पैमाने के ऊपर जो है ये कैंपेन चलती है और हज़ारों अफराद जो हैं वो इस इलेक्शन कैंपेन से बिज़नेस जो है वो कर रहे होते हैं, इस इलेक्शन कैंपेन के साथ जो है जुड़े हुए होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलेक्शन कितना वसी इलेक्शन होता है। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये सदर का इलेक्शन भी हो रहा है, नायब सदर का भी हो रहा है, कांग्रेस के दोनों ईवानों का इलेक्शन हो रहा है, गवर्नर्स का इलेक्शन हो रहा है और रियासती असम्बलियों के दोनों ईवानों का इलेक्शन हो रहा होता है और फिर 2 साल के बाद फिर इलेक्शन में चले जाते हैं। तो अमेरिका जो है वो हर 2 साल के बाद जो है, और जो जनरल इलेक्शन है उसके ऊपर और भी ज़्यादा खर्चा होगा क्योंकि उसमें जो है वो और बड़ी कैंपेन चलती है, सदर की, नायब सदर की भी कैंपेन चलती है, तो वो एक्सपेंसेस जो है वो इससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेकिन अमेरिका जो है वो इन तमाम एक्सपेंसेस को अफोर्ड करता है, बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसके नतीजे में जो है जो उसको एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम मिलता है और जो एक मुस्तहकम हुकूमत हासिल होती है, उससे वो जब वो उसका एनालिसिस करते हैं तो वो समझते हैं कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इससे हमें जो इस्तेकाम हासिल होता है, जो हमारा जमहूरी अमल उसके अंदर तसलसल के साथ जारी है, तो वो समझते हैं कि इतने सारे अखराजात करने के बाद अगर हमें इस्तेकाम हासिल है तो फिर ये अमल जो है जारी रहना चाहिए। लेकिन ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन कोई खामोश कैंपेन नहीं होती, कोई ड्राइंग रूम कैंपेन नहीं होती, ये पब्लिक कैंपेन होती है। इसमें हर फर्द जो है
वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इलेक्शन कैंपेन के जो आखिरी दिन होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि जब जनरल इलेक्शन होता है तो बाकायदा तौर पे जो प्रेसिडेंट्स होते हैं उनके बाकायदा तौर पे आपस में डायलॉग होता है, उनका जो है वो फेस टू फेस मीटिंग होती हैं, और वो बड़ा एक पूरी दुनिया के अंदर जो है जनरल इलेक्शन की कैंपेन जो है चल रही होती है। तो वहाँ पे आप यूँ समझ लें कि एक मेले का जो है समा होता है। लेकिन ये जो अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल पॉलिटिक्स है और जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, ये सियासत कम नज़र आती है और जो मईशत है, जो बिज़नेस है, वो ज़्यादा नज़र आता है। ऐसे लगता है कि जैसे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए हज़ारों लोगों लाखों लोगों के बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जो है इलेक्शन का अमल जो है वो दोहराया जाता है, क्योंकि इससे मुआशी सरगर्मियाँ जो हैं उनको जो है बड़ा बूस्ट मिलता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे सियासत तो पीछे रह जाती है लेकिन बिज़नेस जो है वो आगे आ जाता है। इसलिए जो है ये जो अमेरिका का जो पॉलिटिकल इलेक्शन होता है, ये बेसिकली बेस कर रहा होता है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी बन जाता है। ये पॉलिटिकल जो है वो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी है। ये सियासी मईशत जो है, इसमें मईशत और सियासत जो है दोनों जो है वो एक पेज के ऊपर जो है वो आ जाती हैं। तो अगर किसी पार्टी के पास जो है इतने फंड्स नहीं हैं तो वो अपनी कैंपेन नहीं चला सकती। जब कैंपेन नहीं चलाएगी तो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इलेक्शन के ऊपर कैंपेन चलाना और उसके ऊपर भारी अखराजात करना, रियासत के ख़जाने से जो है वो भारी अखराजात का होना, इलेक्शन कैंपेन के ऊपर प्राइवेट अफराद जो हैं उनके भारी अखराजात का चलना, तो ये सारा कुछ जो है ये अमेरिकन मईशत जो है बर्दाश्त करती है, बल्कि इससे अमेरिका की जो मईशत है उसकी सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ हो जाती हैं। तो इसलिए जो है वो जो एनालिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि ये जो एक एक्टिविटी है इलेक्शन की जो है, ये पॉलिटिकल कम लगती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा लगती है। तो ये अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जो है आप ये भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी जब इलेक्शन होता है, इवन कि यहाँ पे जब काउंसलर्स के इलेक्शन होते हैं तो उसके अंदर भी हमें ऐसे मिलते हैं कि यहाँ पे एक काउंसलर जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर देता है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं। और ये बेसिकली पैसे की गेम है। इलेक्शन क्या है? पैसे की गेम है। जो पार्टी जो उम्मीदवार जो है ज़्यादा पैसा खर्च करता है, अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत ज़्यादा हो जाती है और उसकी कैंपेन के अंदर जो है जान ज़्यादा पड़ जाती है, और वहीं पार्टी जो है वो जीतने की पोजीशन में भी होती है। तो सियासी अमल जो है इसके अंदर जो रुपया है, जो मईशत है, वो आप यूँ समझें कि एक रूह की तरह काम कर रही है, एक स्पीड की तरह काम कर रही है। अगर उससे निकाल दिया जाए, उसको मईशत को निकाल दिया जाए तो फिर सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो मांद पड़ जाएंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन जो है ये है कि अमेरिका जिसका शुमार जो है वो दुनिया का एक बहुत बड़ा मॉडल जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और दुनिया के अंदर जितने भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम हैं या पॉलिटिकल सिस्टम हैं, अगर किसी मुल्क के अंदर जो है एक इस्तेहकाम किसी सिस्टम को हासिल है तो अमेरिका जो है वहाँ पे जमहूरी अमल होने के बावजूद भी जो है वहाँ पे इस्तेहकाम हासिल है। बड़ा आइडियल सिस्टम है। मसलन आइडियल क्या है? अभी आपने देखें बरतानिया के अंदर पिछले 7-8 साल की या 10 साल की तारीख देखें तो कई वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे तब्दील हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तो खैर बात ही कुछ और है कि यहाँ तो पहले दिन से लेकर आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पा रहा। तो अमेरिका के अंदर जो है जो फिक्स इलेक्शन होते हैं अमेरिका के अंदर जो है, आपको बहुत दिलचस्प बात बताने लगा हूँ, ये है कि अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो होगा हर 4 साल बाद, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, लीप के साल में होगा। अब अगर अमेरिकन सदर जो है उन 4 साल के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, वो रिज़ाइन दे देता है, वो जो है वो इम्पीचमेंट के ज़रिए बरतरफ हो जाता है, तो इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे। किसी भी सूरत में अगर अमेरिकन सदर ओहदा सदारत से अलग हो जाता है, उसकी डेथ हो जाए, वो रिज़ाइन दे दे, वो जो है वो टर्मिनेट हो जाए, तो इलेक्शन दोबारा नहीं होंगे। अमेरिकन सदर अगर ओहदे के ऊपर कायम नहीं रहा तो उसकी जो बकिया मुद्दत होती है वो उसका वाइस प्रेसिडेंट पूरी करता है। इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन 4 साल के बाद ही होने हैं। अमेरिकन सदर जो है वो उस 4 साल के दौरान 4 सदर भी अगर तब्दील हो जाएं, 5 भी तब्दील हो जाएं, इलेक्शन 4 साल के बाद लीप ईयर में नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को ही होंगे। उससे पहले नहीं होंगे, उसके बाद नहीं होंगे। ये बात हम इसलिए यकीन के साथ कह रखे हैं कि आज तक अमेरिका की तारीख में जो है उन्होंने अपने इस शेड्यूल से जो है
तब्दीली नहीं की, उसके ऊपर कायम हैं। ऐसी है कि जैसे हम ये कहते हैं कि जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कोई, तो ये तकरीबन जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का स्टेटस जो है वो अमेरिकन सिस्टम जो है वो हासिल कर चुका है। और वहाँ पे चाहे 4 साल की मुद्दत के अंदर 10 प्रेसिडेंट भी जो है वो ओहदे से अलग हो जाएं, इलेक्शन आपका 4 साल के बाद ही होना है। इलेक्शन अब 2024 में ही होना है। जो बाइडन रिज़ाइन दे दे, उसकी डेथ हो जाए, जो है वो उसका नैब सदर आ जाएगा, नैब सदर ओहदे से खाली ओहदे के ऊपर कायम ना रहे, तो फिर और उन्हें एक लंबा प्रोसेस है, उसको किसी और वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किया जा सकता है। तो इलेक्शन जो है वो ये इस्तेकाम जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को जो है इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम ने दिया है। ये दुनिया में आपको या तो बादशाह के अंदर नज़र आता है, तो और किसी पॉलिटिकल सिस्टम मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर तो वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो आप यूँ समझ लें कि हर वक्त जो है उसके ऊपर ख़तरे की घंटी जो है बज रही होती है। तो किसी वक्त भी जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको जो है वो ओहदे से अलग कर सकता है। अभी पाकिस्तान में आपने देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए जो है एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है उसकी हुकूमत जो थी वो तब्दील कर दी गई। तो पार्लिमानी निज़ाम के अंदर हर जगह पे ये हो सकता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो है ऐसा नहीं होता। अब अमेरिकन सदर को इम्पीचमेंट के ज़रिए तो उसकी 4 साल से पहले मुद्दत के अंदर उसको अलग किया जा सकता है, लेकिन इम्पीचमेंट का अमल एक खालिस कानूनी अमल है, सियासी अमल नहीं है, वो कानूनी अमल है। एक कानूनी प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए अमेरिकन सदर को अलग किया जा सकता है। तो आज तक किसी भी अमेरिकन सदर को इम्पीचमेंट के ज़रिए जो है उसके ओहदेदार से अलग नहीं किया गया। तो इसलिए जो है अमेरिकन सदर जो है उसको जो इस्तेकाम हासिल है, उससे अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको भी जो है स्टेबिलिटी हासिल होती है। और अमेरिकन सिस्टम जो है वो एक मजबूत और मुस्तहकम जो है साल के बाद जो है वो इस स्टेज के ऊपर पहुँचे हैं कि और उसकी पॉलिटिकल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर भी लेकर आती है, और ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर जो है उसके असरात जो हैं वो मरतब होते हैं। तो ये जो है ये सिस्टम जो है इसको इस हवाले से जो है वो अच्छी नज़र से देखा जाता है कि इसमें पार्लिमानी निज़ाम की तरह जो है वो अनस्टेबिलिटी नहीं होती, अदम इस्तेहकाम नहीं होता, एक मजबूत सिस्टम होता है। अमेरिका जो एक मुआशी तबार से दुनिया की बड़ी ताकत है, फ़ौजी तबार से बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी सियासी पावर भी है। तो जब अमेरिका के अंदर इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शन के ऊपर जो है पूरी दुनिया की नज़र होती है, और पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो अमेरिकन इलेक्शन के मुताबिक, अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जीतने वाली जो शख्सियात होती हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो तब्दील भी हो रही होती हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। फिर अभी चूँकि मिड टर्म इलेक्शन हुए थे तो मैंने ज़रूरी समझा कि चलें एक वीडियो जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो है फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज सुडैच। अल्लाह हाफिज़।